अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, आज हमने बात करनी है सिंध के हवाले से। सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब के हवाले से। आपको पता है उनका अभी केस आपने सुना था और उसमें पता चला कि कितनी ज़्यादा करप्शन हुई है, उनका कामे का ज़िक्र हुआ। और ये जो वर्क परमिट है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसको हम लोग पाकिस्तान में किस तरह यूज़ कर रहे हैं। नवाज शरीफ के हवाले से भी आपको याद है कि कामे का ज़िक्र हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब भी माशाल्लाह आपको पता ही है, वो जो कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, उस फेम के जो मालिक हैं, वो खुद भी एक कामे पे काम करते रहे, कहाँ से तनख्वाहें आ रही थी, क्या-क्या हो रहा था। और फिर हमारी बहुत ही अजीज़ कशमाला तारिक साहिबा का जो ज़िक्र सामने आया है, उस पे भी ज़रा मेरा ख़्याल है कि आज हम थोड़ी-सी ज़िक्र करने की कोशिश करेंगे और रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि ये कामा है क्या और किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ और मिस यूटिलाइज़ किया जाता है। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब। उनसे आज बात करेंगे। लंदन में हमारे दोस्त और लंदन पोस्ट के रुहे रवा हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे। जी डॉक्टर शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपके तमाम नाज़रीन को, देखने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर शाहिद। ये मुझे ज़रा बताएँ कि आप लंदन में बैठे हुए हैं, वहाँ पे नवाज शरीफ भी है, वहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं। इनके बारे में भी कहा जाता है कि अकामा के ऊपर इनको निकाला गया। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, इन्होंने करप्शन की है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि सिंध में मुराद अली शाह साहब का जो केस है, उसको हमने देखा है। फिर मुख्तलिफ लोग जो हैं, पिछला जो पनामा का केस था, उसमें तो पूरे के पूरे ये अनअर्थ हुई सी सारी चीज़ें। ये जो मुराद अली शाह का केस है और ये जो सिंध का एक पूरा सिनेरियो है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं जी? इसमें क्या हो क्या रहा है? मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूँ कि पीपल्स पार्टी की और जरदारी और मुराद अली शाह की जो रजीम है, जिस तरीके से 13 साल में इन्होंने सिंध को लूटा है, अगर चंगेज़ खान भी आ जाता तो वो भी शायद शर्मा जाता, जो इन्होंने लूट-मार मचाई है, जो इन्होंने तबाही की है। यानी अगर कोई गैर मुल्की अंग्रेज़ भी अगर दोबारा आके सिंध पे कब्जा कर लें, तो वो शायद ये सलूक ना करें सिंध के साथ, जो जरदारी ने और मुराद अली शाह और इसकी पूरी की पूरी करप्ट टोले ने जो किया है सूबा सिंध के साथ, स्पेशली कराची के साथ। कहीं इस यानी कूड़ा उठाने तक का इन्होंने उस इतने साफ-सुथरे शहर को यह बना दिया कि वहाँ पे शहर जो है वो कूड़े का ढेर बना हुआ है। और ये कोई बाय कोइंसिडेंट नहीं हो रहा है, ये बाय डिज़ाइन हो रहा है। ये इसमें उसकी उसकी डिस्ट्रक्शन में, उसकी सैबोटाज के अंदर ये बाकायदा शरीक हैं। और जिन लोगों को, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग हैं, जो अर्बन वॉरफेयर को स्टडी करते हैं, उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बाकी आम लोगों को तो शायद ना समझ में आ रही हो, क्योंकि जब आप एक चीज़ में रह रहे होते हैं, तो आपको शायद महसूस नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो इस चीज़ को स्टडी करते हैं, उनको पता है कि ये जरदारी ने और मुराद अली शाह और ये पूरा का पूरा जो टोला है, करप्ट टोला जो है, ये तो एक इनका, ये तो गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। अगर जब बाद में जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो ये इसमें साबित होगा कि ये लोग गद्दार थे पाकिस्तान के। जिस तरीके से इन्होंने 18वीं तरमीम को, ये रज़ा रब्बानी ने जैसे जो जो गैरत से महरूम लोग हैं, जिनकी जरदारी इतनी टीम में सरेआम बेइज्जती करता रहा, वो रज़ा रब्बानी चेयरमैन सेनेट था उसने, और वो उसके हाथों पे ये हमेशा ये रहेगा कि उसने जिस तरह 18वीं तरमीम को पास करवाया। और 18वीं तरमीम जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान की बुनियाद में कोई डायनामाइट लगा दे। और ये उसको आप पढ़ के देखें, उसमें जो-जो चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, और ये 18वीं लेकिन तरमीम लेकिन का ये ही नतीजा 18वीं है कि 18वीं 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 तरमीम की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन आपने रज़ा रब्बानी साहब का ज़िक्र किया है। रज़ा रब्बानी साहब तो बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत हैं। उनके वालिद साहब आपको पता है अता रब्बानी साहब कायद-ए-आज़म के साथ हुआ करते थे, एडीसी थे उनके। और फिर आप देखें कि उनका बड़ा रोल है, वो तो बड़े अपने आप को आइडियोलॉग समझते हैं और कहते हैं। देखिए, बात ये है कि ये सारे के सारे लोग, ये रज़ा रब्बानी और ये तमाम एतजाज़ अहसन, ये सब जो है ना, ये दे आर नॉट मोर देन नौकर्स। नौकर जो है ना, वो मंगोलों की ज़ुबान का लफ्ज़ है। नौकर का मतलब होता है मुलाज़िम। तो ये अगर इतने-इतने बूढ़े लोग एक 25 साल के बच्चे या 30 साल के बच्चे के पीछे खड़े होके उसको चेयरमैन चेयरमैन करी जाते हैं। 19 साल की उम्र में बिलावल को उन्होंने चेयरमैन बना दिया था पार्टी का। तो इतने बुड्ढे-बुड्ढे लोग जो ये डेमोक्रेसी के इतने बड़े लंबरदार हैं, इन्होंने तो कोई आवाज़ नहीं उठाई कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी क्यों नहीं है। और मैं आपके इस प्रोग्राम के दोस्तों से, पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ी वारदात हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिसका पाकिस्तानी मीडिया ने ज़िक्र ही नहीं किया। वो ये वारदात हुई है कि
सिंध में कराची के अंदर जो है वो एक छोटी सी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बैठ के उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को अगला चेयरमैन फिर मुंतखब कर लिया, जबकि मीडिया पे इस पे कोई डिबेट नहीं हुई कि आपकी कहाँ कौन से इलेक्शंस हुए पार्टी में, किन लोगों ने वोट दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी अगले 5 साल के लिए फिर चेयरमैन मुंतखब हो गया। और हमारा जो मीडिया है, मेरे ख्याल से जो एनआरओ दिया है वो जनरल मुशर्रफ ने नहीं दिया सियासतदानों को, एनआरओ जो है वो पाकिस्तान के मीडिया ने दिया है और मुसलसल दे रहा है। यानी आज तक क्या पाकिस्तान का वजह है, मीडिया क्यों जो दे रहा है है, वो क्या वजह? क्योंकि मीडिया के अंदर जो मीडिया में जो है वो जो करप्ट और वो करप्शन का जो पैसा शामिल हो गया, लैंड माफिया का पैसा शामिल हो गया, उसकी वजह से मीडिया के अंदर यानी एक एक इंतहा है मीडिया करप्शन की, कि एवन फील्ड के सामने खड़े होकर वो नवाज शरीफ का इंटरव्यू कर रहे होते हैं और वो उससे ये नहीं पूछते कि मियां साहब आपने ये फ्लैट कहाँ से खरीदा, यही तो फ्लैट है जिसका आप कह रहे हैं कि हमारा नहीं है या हमारा नहीं था। और आसिफ अली जरदारी, जिसके वकील फारूक नाइक ने जर्सी की कोर्ट में जाके कहा कि ये जो सरे पैलेस है ये मेरे क्लाइंट आसिफ अली जरदारी का है और आप इसको गवर्नमेंट के भाग सरकार जब्त नहीं कर सकते। मैं चूंकि स्टोरी को कवर कर रहा था इस वजह से मैं उससे वाकिफ हूँ। और फिर उसके बाद वो सरे पैलेस जो था उसकी नीलामी हुई और उसकी नीलामी के पैसे जो है वो आसिफ अली जरदारी ने वसूल किए। और नबील कबोल आज टीवी पे बैठ के कह रहा था कि आप साबित करें कि जो सरे पैलेस जो है वो आसिफ अली जरदारी का। यानी ऐसे ऐसे जाहिल लोग जो है वो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टियों में शामिल किए हुए जिनको ये नहीं पता लेकिन कि लेकिन उनके आपने लीडर ने आपने ऑलरेडी पैसे आपने ले ये जो चुका है। बात की है, आपने ये जो बात की है मीडिया की, कि मीडिया ने एनआरओ दिया है, मुशर्रफ ने तो कम दिया होगा, तो उसकी मतलब जो आप वजह बता रहे हैं वो क्या कोई करप्शन है, मीडिया में करप्शन आ चुकी हुई है, मीडिया जो है वो अपनी आजादी जो है उसको गिरवी रख चुका हुआ है, क्या वजह है? देखिए पाकिस्तान का जो मीडिया है ना वो जाबिर सुल्तान से पूछ के कलमा हक कहता है। वो उसका जो उसकी जो आजादी है वो एक छोटे से थानेदार से और एक छोटा सा लैंड माफिया से, एक ड्रग डीलर से आगे नहीं है। या एक बिल्डर अगर उनको हायर कर ले उससे आगे उनका उनकी मीडिया की आजादी उस वक्त वो कहते हैं जब उनको फौज के खिलाफ बात करने से रोका जाए, जब उनको आईएसआई के खिलाफ बात करने से रोका जाए, तो फिर उस वक्त वो कहते हैं कि हमारी आजादी जो है ना उसके अंदर रुकावट डाली जा रही है। लेकिन अगर जरदारी उनको या जैसे अल्ताफ हुसैन इनको धमकी लगाता था तो ये चुप चुप बैठे थे, उस वक्त तो इनकी मीडिया आजादी सल्ब नहीं होती थी। उस वक्त तो ये बिल्कुल जिस तरह वो 3-3 घंटे उसकी बकवास ये सुनाते थे अपने टीवी चैनल्स के ऊपर। लेकिन सवाल ये है कि मीडिया जो है उस वो अगर और कुछ नहीं कर सकता तो मरियम नवाज से यही तो सवाल कर ले कि भाई तुम तो कहती थी कि तुम्हारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है और अब 100 रुपए की जायदाद तुम खुद मान रही हो कि हमारी है। तो तुम पहले झूठ बोल रही थी कि अब झूठ बोल रही हो? तुमने कैलेबरी फॉन्ट अदालत में सबमिट किया, तुम तो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल औरत हो, हम तुम्हारी बात को सच कैसे मान लें? लेकिन हमारा जो यानी हमारी रसूलुल्लाह की हदीस मौजूद है जिसमें उन्होंने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी जो है वो चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। और हमारे जो मीडिया के बड़े बड़े चुगादरी एंकर्स है वो कहते हैं जी मरियम मोहतरमा को बड़ा एहतराम है और बड़ा ये सारा एहतराम सिर्फ मरियम तक ही महदूद है। अगर कोई बेचारी अल्लाह रखी या कोई आम औरत जो दरख्तों के नीचे बच्चे पैदा कर रही है कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है या हॉस्पिटल की स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं है या जिन सिंध के हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों को वापस ले जाने गधा गाड़ियों पे रख के अपनी वो लाशें जो है ना मुर्दों को वापस घरों को लेके जा रहे हैं, वहां पे तो कोई हमारा मीडिया एंकर कोई बड़ा इफ्तिखार अहमद जो है वो नहीं बात करता इस तो बारे इसका में। इसका या मतलब मैं तो फिर इफ्तिखार ये का हुआ, नाम क्योंकि हमारे दोस्त हैं इनका जैसे मैं नाम ले रहा हूँ उनका, कि नहीं वो इस ठीक है, मौजू वो पे बात नहीं करते वो। इफ्तिखार साहब हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन इफ्तिखार साहब का भी जाहिर है पिछले दिनों में जो हमने पिछले सालों में कुछ देखा है सिलसिला, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर शायद अगर मीडिया कंप्रोमाइज हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी जमहूरियत कंप्रोमाइज हो जाती है, आपकी सिविक सेंस जो है वो सारी की सारी कंप्रोमाइज हो जाती है, आपका पूरा मुआशरा कंप्रोमाइज हो जाता है। तो अगर आप जो कह देखिए रही हैं, अगर इसको मीडिया सच जो है मान वो लिया जाए तो आपकी फिर तो हम लोग बहुत शदीद खतरे में मौजूद हैं। मीडिया जो है वो किसी भी सोसाइटी की आईज एंड ईयर्स होते हैं। हमारे पास जो यूरोप में अमेरिका में जो खबरें आती हैं या जो जर्नलिस्ट वो खबरें लिखते हैं उसका जो नेगेटिव खबरें लिखते हैं उसका 90% 80% ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान के मीडिया के लोग होते हैं, उनके स्कॉलर्स होते हैं, कोई एकेडमिक्स होते हैं, कोई एनजीओ होती है उसके पीछे।
ये सारे के सारे लोग जो है इन्होंने कभी, ये जो औरत मार्च वाले हैं, ये कभी इन्होंने इस बात पे मार्च नहीं किया कि जो करप्शन हो रही है उसमें औरतों का भी उतना ही हाथ है जितना मर्दों का हाथ है। मर्द जब करप्शन करता है, मर्द जब कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, तो वो पैसे किधर लेके जाता है? वो कोई चांद पे भेज देता है, वो घर ही लेके जाता है। तो घर में कौन है? घर में उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसकी बेटी है। तो ये जो औरत मार्च वाले जो लोग हैं जिनको औरतों की आजादी की बड़ी फिक्र है, वो इस मौजू पे उन्होंने कभी बात नहीं की कि हम करप्शन के खिलाफ निकलेंगे और हम करप्शन नहीं होने देंगे और हम अपने मर्दों को रोकेंगे कि तुम करप्शन मत करो। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, आप कह रहे थे कि मीडिया जो है वो बड़ा सेंसिटिव इशू है। आप हम बीबीसी पे जब जाते हैं काम करने के लिए या अल जजीरा पे, जब हमें एक एक मिनट का अपडेट देते हैं। वो पूछते हैं कि आप क्या, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, आपके नाम का राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, आप क्या बात कर रहे हैं। और अगर आप कोई दो नंबर बात करते हैं या कोई बगैर बैकअप के बात करते हैं, वो बैकफायर करती है आपके लिए। तो यहाँ मीडिया जो है एक बड़ा सेंसिटिव और अब उसके अंदर इन्होंने कैरी लूगर का जो बिल आया उसके बाद जो है इन्होंने उसकी जो मीडिया में फॉरेन फंडिंग की जो इजाजत दे थी, उसकी वजह से हमारा जो मीडिया है वो बिल्कुल मादर पिदर आजाद हो। अब यानी 30-35 चैनल कॉल लोगों के, मुझे तो नहीं पता कि टोटल तादाद कितने एक्टिव चैनल की है। उनमें से कोई एक रिपोर्टर खड़ा होकर मरीम फवाद से ये नहीं पूछता कि तुम फौज को गालियां निकाल रही हो, तुम आईएसआई को गालियां निकाल रही हो, तुम जनरलों को गाली निकाल, तुम्हारी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी? तुम एक झूठी औरत हो, तुम्हें सजा हुई है, तुम्हारी बेल हो, जिस जिस बुनियाद पे तुम्हारी बेल हुई थी वो तो बुनियाद ही खत्म हो गई। तुमने कहा था कि मैंने अपने बाप की जो है वो देखभाल करनी है, मेडिकल, उसकी तबीयत खराब है, वो तो 1.5 साल से इंग्लैंड में आ गया है। तो तुम्हारी तो वो बेल कंडीशन ही खत्म हो गई। मतलब कहने का ये है कि ये वो लेकिन साथ सवाल है साथ ये साथ साथ डॉक्टर शाहिद, ये जर्नलिज्म का तो चले आपने सवाल उठा दिया है। ये सवाल जो है ये हमारे इदारों पर भी उठता है, हमारी अदलिया पर भी उठता है, जिन्होंने उसको जमानत दी हुई है। हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके ऊपर भी ये उठता है कि उन्होंने इसको क्यों इजाजत दी हुई है कि ये फिरती रहे और इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिशें करती फिरे। ये तो उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं ना। देखिए, इसको, इस औरत को जो है वो एक करप्ट औरत है। इसको सबसे बड़ा एनआरओ जो था वो जनरल राहील शरीफ ने दिया था, और ये उन्होंने पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी ज्यादती की। अगर इसको आर्मी एक्ट के तहत सजा दी होती जो इसने डॉन लीक्स की थी, अगर ये डॉन लीक्स में सच्ची थी, तो फिर परवेज रशीद को क्यों निकाला गया, तारिक फातमी को क्यों निकाला गया? तो इसको अगर उस वक्त सजा दी होती तो आज ये जो इंडियन मीडिया जो है इनकी खबरों को, इनकी ट्वीट्स को कोट करता है। तो राहील राहील शरीफ साहब ने, मैंने उस वक्त भी लिखा था कि योर इनडिसाइसिव ऑन ऑन डॉन लीक्स डैमेजिंग पाकिस्तान, जब वो आर्मी चीफ थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग जो है ना, जिस वक्त वो ताकत के नशे में होते हैं, और मैंने लिखा था कि तुमने 1 साल बाद चले जाना है, लेकिन लोग तुम्हें याद रखेंगे इस बात पे कि व्हाट काइंड ऑफ जर्नल यू आर, कि तुम एक कडली टॉय जर्नल थे या तुम एक प्रॉपर डिसीजन लेने वाले जर्नल थे। यानी एक औरत जो है वो, जो एक फौजी जवान खड़ा होके अब जान की कुर्बानी दे रहा है, उसको ये, वो तो उसके पास तो व्हाट्सअप है, अब उसके पास मोबाइल फोन है, उसके पास लाइव इंफॉर्मेशन आती है कि हमारे लीडर हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो उसके दिल पे वो कहेगा कि मैं क्यों दूं? नवाज शरीफ के सारे बच्चे बाहर चले गए पैसे लेके, शहबाज शरीफ के भी सारे बच्चे पैसे लेके चले गए, आसिफ जरदारी ने भी बाहर माल बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ क्या कर रहा हूँ भाई? मुझे यहाँ पे खड़ा होने की क्या जरूरत है? ठीक है। तो अच्छा आर्मी को अच्छा इस अच्छा चीज अच्छा को डॉक्टर साहब, सीरियसली एक समझना चाहिए। इसको करना चाहिए। एक और चीज जो शुरू में हमने बात की थी और सिंध के हवाले से, मुराद अली शाह के हवाले से, अकामा के हवाले से, उसमें जरा मुझे बताएं सिंध की क्या हालत कर दी है। आपने बताया कि इतना तो कि वो मंगोलों ने नहीं जुल्म किया होगा जितना इन्होंने कर दिया है। ये जो अकामे का सिलसिला है इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। और वैसे भी आपने वो वीडियो देखी होगी जहाँ पे स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं। मतलब ये हालत कर दी है इन्होंने सिंध की। देखिए, दादू जो है वो तो हमने खुद शाया की थी, उसकी वीडियो भी लगाई थी, उसकी खबर भी दी थी। मैं वर्क परमिट जरा एक्सप्लेन कर दूं आपको कि वर्क परमिट होता क्या है। वर्क परमिट ये होता है कि जो एक कंपनी होती है, वो जैसे दुबई है, दुबई में अगर एक कंपनी है वो वहां पे वो कंपनी लेबर डिपार्टमेंट को अप्लाई करती है कि जी हमें काम करने के लिए एक मिठाई वाले की जरूरत है कि जिसको अच्छे से गुलाब जामुन बनाने आते हैं, क्योंकि दुबई में कोई गुलाब जामुन बनाने वाला नहीं मिलता, तो वो हमें उस चाहिए, तो वो हमें पाकिस्तान से मिल जाएगा। तो हमें ये बंदा हमने ढूंढ लिया है, ये बंदा हमें चाहिए, इसके नाम का आप हमें दे दें, ये अच्छा, इसको बहुत अच्छा गुलाब जामुन बनाना आता है। तो जो लेबर डिपार्टमेंट है
उसको एक वो स्पेसिफिक जो है वो वर्क परमिट इशू करता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये बंदा शेफ है, इज ए कुक। ओके, उसके अंदर उसकी टर्म्स कंडीशंस होती हैं कि इसकी तनख्वाह कितनी होगी, माहाना तनख्वाह कितनी होगी, ये कहाँ रहेगा, जो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, वो सारी चीजें उसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को देनी पड़ती है। अगर वो यूरोप में आ रहा है फर्ज करें, तो हमारे यहाँ यूके के अंदर जो है वो पहले उसको एडवर्टाइज करना पड़ता है कि विद इन यूके कोई बंदा मिल जाए, फिर वो कहते हैं कि विद इन यूरोपियन यूनियन में कोई बंदा मिल जाए। अगर इन दोनों जगह पे वो बंदा ना अवेलेबल हो, तो फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो इशू कर देती है वर्क परमिट कि आप इंडिया से पाकिस्तान से वो बंदा बना सकते हैं। अब जाहिर है फ्रांस में तो आपको गोलगप्पे बनाने वाला नहीं मिलेगा ना, तो आप उसको स्पेसिफिक रीजन पे यहाँ पे ले आते। यही चीज जो इमाम्स हैं, जो मौलवी है, उनके लिए भी इसी तरह का प्रीस्ट का वर्क परमिट होता है। आप इमाम भी इसी कैटेगरी के अंदर इसी तरह स्पेसिफिक कंडीशंस पे बुलाते हैं, वो स्पेसिफिक जगह पे काम करते हैं। ये जो इनको जो वर्क परमिट इशू हुए, नवाज शरीफ को जो वर्क परमिट इशू हुआ था, वो उसके बेटे ने अप्लाई किया था उसके नाम पे, और कंपनी ने उसको इशू किया था। जो लेबर डिपार्टमेंट है उसने कंपनी को ये वर्क परमिट इशू किया। इसी तरह जो ड्राइवर का वर्क परमिट था आसिफ, उसका ख्वाजा आसिफ का शायद, और मेरे ख्याल से कोई स्वीपर का या कोई ड्राइवर का, एहसन इकबाल का वर्क परमिट था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस कंपनी ने इनको वर्क परमिट दिया, अगर उस कंपनी की रिपोर्ट कर दी जाए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में कि ये बंदा तो आया ही नहीं कभी यहाँ पे, ये तो बंदा काम ही नहीं कर रहा, तो वो उसको वो घोस्ट मुलाजिम के तौर पे कंसिडर होगा। वो जो कंपनी है उसको, उन वहां की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, वो उसको फौरी तौर पे ब्लैकलिस्ट करके बंद कर देगी। ठीक है जी। अब इन्होंने जो दुबई में कंपनी खोली हुई थी नवाज शरीफ साहब के बेटे ने, और उन्होंने अपने बाप को वर्क परमिट इशू करवाया हुआ था इस चीज के ऊपर, वो उसमें उसकी जॉब्स पे, यानी ही हैज टू बी प्रेजेंट। जैसे यहाँ यूके के अंदर जो रूल है कि आप 36 आवर्स पर वीक और 38 आवर्स जॉब पर वीक करेंगे। जो है आप काम करेंगे, वो सारी आपको देना पड़ेगा। अब एक बंदा मौजूद ही नहीं है वहां, वो 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 जो उसने जिस जिस इशू पे या जिस जॉब पे उसका वर्क परमिट इशू हुआ था, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ही नहीं कर रहा, तो उसका वर्क परमिट अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री को पता चल जाए तो वो उसको कैंसिल करके, और तो उसको वो फाइन कर देंगे, कंपनी ब्लैकलिस्ट कर देंगे इसको। क्योंकि ये इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी क्लियरेंस लेनी पड़ती है, फिर वीजा वीजा तो इंटीरियर मिनिस्ट्री इशू करती है ना, लेबर मिनिस्ट्री तो सिर्फ आपको वर्क परमिट इशू करे। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि एहसन इकबाल और ये ख्वाजा आसिफ कहता है कि जी मैं तो कंसल्टेंट था। अब भाई तेरा जो वर्क परमिट है वो तो क्रेन ड्राइवर का इशू हुआ है, तो तू किस चीज का कंसल्टेंट था भाई? If you are saying that you are a consultant in Pakistan or in Dubai, you are breaching your own work permit. तेरा हाँ। तो तुझे तो सजा होनी चाहिए इस बात की कि तुझे तो क्रेन ड्राइवर का उन्होंने लाइसेंस दिया था। ठीक है ना? तो इसने डबल झूठ बोला ख्वाजा आसिफ ने। लेकिन हमारी जुडिशरी जो थी, हमारी सिक्योरिटी के इदारे जो थे ना, उन्होंने इसको, मैं नहीं समझता कि उनमें से किसी को नहीं पता होगा इस बात का जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनमें से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये मैंने जो आपको अभी एक्सप्लेन करके बताई है सारी चीजें, कि ये कहते हैं सब कुछ जी। पता है। अब एहसन इकबाल से पूछा कि तुमने एक क्लीनर का वर्क परमिट क्यों रखा हुआ है? तुम्हें एक क्लीनर का वर्क परमिट, तुम एक प्रोफेसर हो, तुम एक मिनिस्टर हो एक मुल्क के, तुम इतना बड़ी मिनिस्ट्री हाँ। चला रहे हो, तुम्हें एक क्लीनर का वर्क परमिट रखने की, या ख्वाजा आसिफ तुम एक डिफेंस मिनिस्टर हो, तुम फॉरेन मिनिस्टर रहे हो, तुम एनर्जी के मिनिस्टर रहे हो, तुम्हें एक क्रेन ड्राइवर का वर्क परमिट लगने की क्या जरूरत है? तुम तो तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम्हें तो सजा होनी चाहिए इस बात के ऊपर। तो ये जो मुराद अली दिस शाह इज वगैरह दिस जैसे इज लोग हैं उन्होंने भी यही किया। देखिए, मुराद अली शाह की भी सेम सिचुएशन है। मुराद अली शाह का तो जो वर्क परमिट है वो तो फौरी तौर पे कैंसिल होना चाहिए फॉर डिसेप्शन, कि तुमने जो वर्क परमिट इशू करवाया वो तो काम ही नहीं किया तुमने वहां आके। यानी वो ये कहेंगे कि भाई यही वर्क परमिट हम किसी और बंदे को देते जो आके यहाँ पे काम करता, तो हमारी इकोनॉमी को पैसे मिलते, हमारी इकोनॉमी मूव करती। अब तुमने हमारे से वर्क परमिट लेके आ गए हो, और तुमने यहाँ पे बैंक अकाउंट भी ले लिया, तुमने घर लेकिन भी मसला किराए पे ये है ले ना, लिया होगा। मसला ये है डॉक्टर शाहिद के, अब आप जो बात कर रहे हैं ना, इसकी जो बुनियादी वजह है कि हम कुछ नहीं कर सकते वो ये है कि 18वीं तरमीम हमने कर दी हुई है, हम उनको, दे आर अनटचेबल्स।
उनको आप कुछ भी नहीं कह सकते। अब ना आप उनको ये कह सकते हैं कि जी आप ये करें, सेहत के मामलात हैं, फलानी तालीम के मामलात हैं, वो कहते हैं ये हमारा मसला है, हम जो चाहें करें, आप अपने आराम से बैठे वहां। देखिए बात ये, मैंने एक अभी रिसेंटली एक कॉलम मैंने लिखा है, उसमें मैंने कहा है कि जो भी कोई दुश्मन जो भी कोई अच्छा कमांडर होता है ना, जनरल होता है, वो दो चीजों को चेक करता है अपने मुल्क में। सबसे पहले किसी दूसरे मुल्क पे हमला करने से पहले वो दो चीजें चेक करता है। एक चीज ये चेक करता है कि मेरे मुल्क में गंदुम कितनी है और मेरे मुल्क में स्टील कितना है। जब तलवारों का जमाना होता था ना, तो तलवारें स्टील से बनती थी। तो आजकल उसको आप फ्यूल ले लें, तो फ्यूल, स्टील एंड व्हीट, these three things are very basic for any military planner to think about. अब इन्होंने क्या किया, आसिफ अली जरदारी, मुराद अली शाह रजीम ने क्या किया कि इन्होंने स्टील मिल बंद कर दी, जो जनरल मुशर्रफ के जमाने में प्रॉफिट में चल रही थी, उसको ये बिल्कुल इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है जी। जो गंदुम है, जो आज जब हम बात कर रहे हैं, वो गंदुम इन्होंने अरबों, 15 अरब रुपए की गंदुम इन्होंने चोरी की। वो चोरी करके इन्होंने पता नहीं अफगानिस्तान में बेच दी या इन्होंने कहीं स्मगल कर दी। यानी पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो गंदुम इंपोर्ट कर रहा है बाहर से। डॉक्टर शाहिद, उनसे पूछा गया कि ये 15 अरब रुपए की गंदम किधर गई, तो उन्होंने कहा कि चूहे खा गए हैं। अब चूहे भी तो होते हैं ना यार। नहीं, लेकिन वो चूहे जो है वो इतनी गंदुम नहीं खाते। जानवर के अंदर एक एक जो चीज इंसानों में है, ग्रीड है, वो जानवरों में नहीं है। जब जानवर का पेट भर जाता है तो वो दोबारा उस चीज की तरफ नहीं जाता। ये जो ग्रीड है, यानी ये जो इनका जो सिराज दुरानी जो इनका वो है स्पीकर है, स्पीकर। उसके घर से कितना पैसा बरामद हुआ और उसके बच्चों को इन्होंने किस तरह जहाज में बिठा के यहाँ इन्होंने रवाना किया वहां पे। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि ये जो मिसाइल आप अभी हमने पाकिस्तान ने माशाल्लाह से बड़ा मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया, शाहीन 3 का, शाहीन 3 वेरी का। गुड, डन वेरी वेल। ठीक है जी। लेकिन जो टीपू सुल्तान था, उसके पास बड़े लेटेस्ट मिसाइल थे। वो हमारे यहाँ उसने शुरू किया। लंदन के ग्रीनिच म्यूजियम में भी पड़ा है उसका एक मिसाइल। लेकिन वो सारे मिसाइल फेल हो गए क्योंकि मीर सादिक ने गद्दारी कर दी थी अंदर से, और उसके तमाम असला और तमाम तोपें उसकी पड़ी की पड़ी रह गई थी। तो हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने बहुत होम्योपैथिक काम कर लिया है। उनको थोड़ा सा पाँव, अंग्रेजी में कहते हैं यू पुट योर फुट डाउन ऑन द इश्यूज। ये दिस इज अ नेशनल सिक्योरिटी इश्यू कि आपको ये चीज समझ, आपने बहुत शरीफों को मोहब्बत कर ली, प्यार कर लिया, यू हैव अ नेवर एंडिंग लव फॉर द शरीफ, प्लीज एंड इट नाउ। और ये जो जरदारी जो कुछ कर रहे हैं सिंध में, जो इन्होंने अभी सैलाब में जो कुछ हो गया, आपके प्रोग्राम में ये मैंने अब बताया आप था, देखें ना, दैट अब वाज ऑल आप पार्ट देखें, ऑफ सूबे की एक हुकूमत है उनके पास, और आप उनको मीर जाफर कह रहे हैं। डॉक्टर शाहिद, ये तो ज्यादती है ना। वो कहेंगे जी कि देखें ये जो है ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और हम हमारा एक फेडरेशन में एक हिस्सा देखिए है, देखिए और मीर हम जाफर हमारी जो एकता था, की बात है। मीर जाफर जो था ना, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल। मीर जाफर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो वजीर आजम था बंगाल का। उसको सिराजुद्दौला ने 3 दफा माफ किया। अगर सिराजुद्दौला उसको माफ ना करता, जब वो मीर जाफर उसको मार रहा था सिराजुद्दौला का, उसने कहा मुझे तुम वजू करने के लिए मौका दो, उसने उसको वजू करने का मौका नहीं दिया, जिस शख्स ने उसको 3 दफा उसकी जान बचाई गद्दारी के ऊपर। तो बात चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि वो कर क्या रहे हैं। हम तो उनके जो काम है वो बता रहे हैं, हम उनकी कोई, हमें उनकी जात से उनकी शक्ल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मुराद अली शाह ने जो करप्शन किया, यानी इन्होंने महकमा तालीम की जो लेटेस्ट आया, इन्होंने महकमा तालीम में घोस्ट मुलाजिम भर्ती कराए। यानी 80,000 टीचर जो है वो घोस्ट हैं, दे डोंट एग्जिस्ट। और फिर उनकी उन टीचरों की को पेंशन भी इन्होंने लेते हैं वो। रिटायर करवाया और फिर उनकी पेंशन भी ली। यही 1400 अरब रुपए का जो स्कैंडल है, यानी ये अनबिलीवेबल। दुनिया के, अगर जरदारी रजीम के ऊपर कहानी फिल्म लिखी जाए या एक सीरीज बन सकती है नेटफ्लिक्स की इसके ऊपर, कि इन्होंने किस तरीके से अपने मुल्क को लूटा है। तो यानी स्कूलों में, आपको मैंने वो वीडियो भेजी, आप चलाएं उसको, जिसमें वो भैंसें बंधी हुई हैं हाई स्कूल के अंदर, और वो दादू है, वो वजीर आला, ये जो मुराद अली शाह, इसका अपना मुराद अली शहर है। शाह का है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जो तो हमारा इसका बिली मतलब ये है जरदारी कि है, इसका मतलब ये है कि हमारे मुख्तलिफ जगहों पे मीर जाफरों की और चूहों की मुश्तरका हुकूमत है, और उनकी शक्लें कई सूरतों में मौजूद हैं, जिनसे हमें छुटकारा हासिल करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, उसकी मैं आपको तफसील दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बनता हूँ, तो मेरे फख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है।
तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुर्दम बतोमाए खेशरा खुदानी हिसाब कम वेशरा मुझे किसानों को डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब से इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।